कहे जाने वाले प्रत्येक जीवधारी या जीवाणु में मेटाबॉलिज्म या चयापचय प्रजनन शक्ति होती है। सृष्टि में जीवधारियों का उत्पादन अभिवर्धन कैसे उत्पन्न हुआ? इसका युक्ति संगत एकमात्र उत्तर यही हो सकता है कि आदि जीवाणुओं में अपने आप को विखंडित करके संतानोत्पादन करने की सरलतम योग्यता विद्यमान थी। उसी के आधार पर जीवधारियों की संख्या बढ़ी और परिस्थितियों के अनुरूप उन्होंने अपनी काया तथा चेतना का विकास परिष्कार किया। रतिक्रिया का प्रचलन तो बहुत बाद में तब हुआ जब प्राणधारी एक लिंगी न रहकर द्विलिंगी बन गए और उन नर मादा की जननेंद्रियां स्पष्ट उभरी तथा गर्भधारण के योग्य हो गईं। इससे पूर्व अपने शरीर से विखंडित होकर ही पीढ़ियां बढ़ाने का प्रचलन था। इसके आगे मध्यकाल में उभयलिंगी अंतःस्राव मात्र उभय और पुष्प पराग की तरह जीवधारी नर नादा परस्पर स्नेह आलिंगन का क्रियाकलाप गंध मादकता के आधार पर करने लगे थे। उतने से ही उनमें प्रजनन उपयोगी हलचलें उठ खड़ी होती थीं और संतान होने लगती थी। यौन संपर्क तो बहुत बाद की प्रगतिशीलता है। सेलों के भीतर भरे न्यूक्लिक एसिड के माध्यम से पूर्वजों की शारीरिक मानसिक विशेषताएं संतान में हस्तांतरित होती हैं। एडमोसिन फॉस्फेट रसायन का होना प्रजनन योग्यता के लिए आवश्यक है। इन तत्वों को यदि प्राणियों में घटाया बढ़ाया जा सके तो उनकी प्रजनन क्षमता का स्तर भी बदल सकता है। यह असंभव नहीं कि क्षुद्र जीव अनभ्यस्त रतिक्रिया अपनाने लगे और सुविकसित प्राणी जिनमें मनुष्य भी सम्मिलित है अकेला बिना सहचर के बिना रतिक्रिया के सुयोग्य संतान का उत्पादन कर सके। पेप्टाइड रसायन का यह विदित गुण है कि गर्म करने पर वह पानी में घुलता है और ठंडा होने पर छोटे पिंड की शक्ल धारण कर लेता है। बाहर से उपयुक्त रासायनिक भोजन मिले और उपयुक्त ऊर्जा का वातावरण मिले तो उनमें विभाजन की प्रजनन प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इसी आधार पर जीवशास्त्री कृत्रिम जीवाणु उत्पन्न करने और उनसे वंश वृद्धि का उपक्रम आरंभ कराने के लिए प्रयत्नशील हैं। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं जिसमें नर के भीतर नारी के अथवा नारी के भीतर नर के यौन चिन्ह विकसित होते चले गए और स्थिति यहाँ तक जा पहुंची कि ऑपरेशन करके उनका लिंग परिवर्तन करना पड़ा। यह परिवर्तन इतना सफल रहा कि उन्होंने जोड़ा बनाया और सफल दाम्पत्य जीवन जीते हुए संतानोत्पत्ति भी की। मनोविज्ञान और अध्यात्म के आधार पर यह सिद्ध मान्यता प्राप्त है कि लिंग परिवर्तन के लिए मानवीय प्रयत्न बहुत हद तक सफल हो सकते हैं। बहुत कुछ परिवर्तन तो इस जन्म में भी हो सकते हैं, अन्यथा अगले जन्म में तो वह संभावना 100% साकार हो सकती है। पुराणों में इस प्रकार के अगणित उदाहरण भरे पड़े हैं जिनमें व्यक्तियों ने अपने संकल्प बल एवं साधना उपक्रम के द्वारा लिंग परिवर्तन में सफलता प्राप्त की है। इन दिनों भले ही वे उपचार विस्मृत विलुप्त हो गए हों, इसमें तथ्य तो जहां के तहां ही रहेंगे। आत्मा की सुदृढ़ संकल्प और प्रयत्न यदि प्रखर होवे तो किसी भी आत्मा के लिए अपना वर्तमान लिंग बदल लेने की पूरी संभावना हो सकती है। कभी कभी किन्हीं पुरुषों में नारी प्रकृति और नारियों में पुरुष प्रकृति पाई जाती है। उनके हाव भाव स्वभाव और आचरण में इस प्रकार का अंतर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले दिनों उनकी मंद इच्छा लिंग परिवर्तन की तो रही पर उनमें प्रौढ़ प्रखरता नहीं आई। यदि उनका संकल्प बल और प्रयत्न बलशाली रहा होता तो उन्हें इस प्रकार के आधे अधूरे परिवर्तन का सामना न करना पड़ता। इतने पर भी उनकी प्रवृत्ति और परिवर्तन की दिशा में ही मन चलता रहे
तो यह आशा की जा सकती है कि इस विराम के उपरांत वे अभीष्ट मनोवांछा के अनुरूप लिंग परिवर्तन का लक्ष्य अगले जन्म तक पूरा कर लेंगे। कभी कभी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं जिनमें पुरुष के शरीर से भी बच्चों का जन्म हुआ है, भले ही वे भ्रूण अविकसित रहे हों और भले ही वे जुड़वा भाई समझे जा सकते हों, पर उत्पत्ति तो नर शरीर से हो ही गई। इन उदाहरणों से यह तो सिद्ध होता ही है कि मात्र नारी के शरीर में ही नहीं, नर कलेवर में भी वह क्षमता मौजूद है कि गर्भधारण करने से लेकर गर्भपोषण तक की क्रिया संपादन कर सके। अवसर मिले तो इस संभावना का अधिक विकास भी हो सकता है और नारी की तरह ही नर भी प्रजनन कर्म कर सकने में समर्थ हो सकते हैं। फ्रांस के एक 17 वर्षीय लड़के जीन जैक्यूस लॉरेंट को छाती की दर्द की शिकायत थी। डॉक्टरों ने फेफड़े का ट्यूमर पाया और उसका ऑपरेशन किया। डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने ट्यूमर के स्थान पर 3 पौंड 15 औंस वजन का एक विकसित अंगों वाला बच्चा निकाला। ब्रिटिश पैथोलॉजिस्ट एसोसिएशन ने एक भ्रूण को लड़के का जुड़वा भाई बताया है जो गर्भकाल में किसी प्रकार उसके शरीर में प्रवेश कर गया और वहीं बढ़ता पलता रहा। इसी प्रकार एक घटना बरेली उत्तर प्रदेश के जिला अस्पताल में हुई। बदायूं निवासी एक 2 वर्ष के बालक का ऑपरेशन पेट का ट्यूमर समझकर किया गया। पेट खोलने पर उसमें एक विकसित भ्रूण पाया गया जिससे अधिक अन्वेषण के लिए सुरक्षित रख लिया गया। नर के शरीर से बच्चे की उत्पत्ति की अनेक घटनाएं बहुचर्चित हैं और उनके विवरण पत्र पत्रिकाओं में विस्तार पूर्वक छपे हैं। सन 1956 में टोक्यो अस्पताल में एक किशोर लड़के के पेट का ऑपरेशन करके उसमें से 11 औंस का अपरिपक्व बच्चा निकाला गया। बच्चे की टांगें, बाल एवं शरीर के अन्य भाग स्पष्ट थे। उसी साल सन 1956 में उत्तर वियतनाम के हनोई अस्पताल में एक पुरुष का ऑपरेशन करके बच्चा निकाला था जो जन्मते समय रोया भी था। सन 1954 में पाकिस्तान के बहावलपुर नगर के विक्टोरिया अस्पताल में डॉक्टरों ने एक पुरुष का पेट चीरकर बच्चा निकाला था। इन तथ्यों का गहराई से विचार किया जाए तो इस निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ता है कि नर और नारी के कलेवर धारण करती और बदलती रहने पर भी आत्मा की स्थिति दोनों से ऊपर है अथवा उभय पक्षीय संभावनाओं से भरपूर है। जो आज नर है उसे कल नारी बनना पड़ सकता है। इसी प्रकार नारी को नर की भूमिका संपादित करने का अवसर भी मिलता है। यह आवरण सामयिक है और आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। एक ही जीवात्मा अपने संस्कारों और इच्छा के अनुसार पुरुष या नारी किसी भी रूप में वैसी ही कुशलता से जीवन जी सकता है। नर नारी के भेद प्रवृत्तियों की प्रधानता के परिणाम स्वरूप शरीर मन में हुए परिवर्तनों में भेद है। उनमें से कोई भी रूप श्रेष्ठ या निकृष्ट नहीं। अपने व्यक्तित्व के वजन यानी गुण क्षमताओं और विशेषताओं के आधार पर ही कोई व्यक्ति उत्कृष्ट या निकृष्ट कहा जा सकता है, लिंग के आधार पर नहीं। व्यक्तित्व का कोई लिंग नहीं होता, उसकी प्रवृत्तियां और प्रकृति हुआ करती हैं जो अंतःकरण की मान्यताओं और संस्कारों का ही परिणाम है और जिनमें यथेष्ट परिवर्तन भी संभव है।